क्या हालचाल है बाबू लोग और 11th क्लास वाले लोग, बताओ क्या हालचाल है आप लोगों का। जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, अपने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर। नाम क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। कौन सा चैप्टर होगा भाई, सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर होगा। क्लियर है ना, इतनी बात तो जानते हो आप, परमाणु संरचना। और एक बात है भाई, परमाणु संरचना पूरी केमिस्ट्री में ऐसा चैप्टर है ना कि इस जान डाल देती है। अगर इसको पढ़ लें तो लगभग पूरी केमिस्ट्री में जान डालने का काम कौन सा चैप्टर करता है, परमाणु संरचना। यानी समझो कि अगर आप परमाणु संरचना नहीं पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझे, ऑर्बिटल्स नहीं समझे, वैलेंस शेल नहीं समझे, वैलेंसी नहीं समझे, समझ में आ रहा है ना, बाकी एटम्स के बारे में नहीं जानने, तो समझो कि केमिस्ट्री आपकी मरी हुई है। चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, इस चैप्टर को ना पढ़ो, बाकी सभी चैप्टर पढ़ लो, आपकी केमिस्ट्री मरी हुई नज़र आएगी। यानी यह जान डालने का काम करती है। समझ में आ रहा है ना। जो पहला चैप्टर मैंने बताया कि जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वह पूरी केमिस्ट्री का सृजन करता है। कैसे किसी केमिस्ट्री को क्रिएट किया जाता है, यह कौन सा चैप्टर बताता है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है ना। दूसरी बात, यहाँ आप सृजन कर लिया अपनी पूरी केमिस्ट्री को, पूरे ढांचा दे डाला। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मूर्ति में ढांचा बना देता है, समझ में आ रहा है, लेकिन जान नहीं डालता, उसमें जीव नहीं आता है। तो समझो कि उसी तरह से आपने केमिस्ट्री का खाका तैयार कर लिया कि क्या क्या करना है अब हमको आगे, लेकिन उसमें जान डालने का काम कौन सा चैप्टर करेगा, परमाणु संरचना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और बहुत मज़ेदार चैप्टर है भाई, मज़े से पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में इंडेक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को, इंडेक्स। इंडेक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये लिखा हुआ है। लिखी हुई बातों पे विश्वास नहीं करते हम लिख दे रहे हैं दोबारा, कोई दिक्कत। चलो कुछ बातें लिखी गई हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, सबसे पहले परमाणु संरचना हमारा चैप्टर होगा, और परमाणु संरचना इंग्लिश में इसको कहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर होगा, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर होगा। क्लास तो आपको पता है, बताइए क्लास क्या आप लोगों का, ओ माय गॉड, ये हमें नहीं पता है इसलिए गलती हो रहा है। क्लास 11th। अब देखो बाबू, इंडेक्स पढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में सबसे पहला क्या शुरू करेंगे हम लोग, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि इंटायर सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, वे कौन से टॉपिक्स होंगे जो पूरे इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो पहले हम लोग किसका नाम जानेंगे, टॉपिक्स का। किसका नाम जानेंगे बाबू लोग, टॉपिक्स का, कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। तो अब देखो, सबसे पहले इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा भाई, परिचय का। क्या आएगा, परिचय। इंडेक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बाबू, परिचय। अब देखो भाई, परिचय क्या क्या दोगे आप। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, फटाफट मेरे साथ बताते जाओ। पहला आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या आएगा बाबू, क्या आएगा, तो देखोगे कि इस यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के बारे में डाल्टन बाबा ने 1808 ईस्वी में बता दिया था। कब बताया था, 1808 ईस्वी में डाल्टन महोदय ने बता दिया। इसके पहले लगभग 400 BC पूर्व कुछ भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम महर्षि कणाद आता है, अरस्तु आता है, समझ में आ रहा है ना। ये वैज्ञानिक लोग, ये दार्शनिक लोग, फिलोसफर लोग एटम के बारे में बताए थे कि एटम क्या होता है, तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन, यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टांस, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। यानी उन्होंने बताया परमाणु, कौन बताया, महर्षि कणाद ने। कब बताया, लगभग 400 BC, यानी ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। क्या बताया, परमाणु बताया।
परमाणु को उन्होंने बताया परम धन अणु बताया, यानी परम का मतलब सबसे अंतिम, सबसे अंतिम, अंतिम। अणु को उन्होंने कण कहा, यानी सबसे अंतिम कण, उसके बाद उसमें कोई कण ही ना हो, कोई कण ना हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। एक कौन बताया भाई? महर्षि कणाद ने, महर्षि कणाद ने। क्लियर है ना? दूसरी चीज की, अब इसके बाद 1808 ईस्वी में डाल्टन महोदय ने, कौन बाबू? डाल्टन महोदय ने, डाल्टन महोदय ने क्या बता दिया बाबू? कि एटम शब्द दिया उन्होंने, एटम, और एटम को बताया उन्होंने कि ए प्लस टर्म, ए प्लस टर्म। ए को उन्होंने लिखा कैन नॉट, अटम का मतलब उन्होंने लिखा कट, यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे काटा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, क्या कहलाता है भाई? एटम कहलाता है। कौन बताया? डाल्टन बाबा ने। अब दूसरी चीज़ की परिचय में ये देखना था कि जब एटम के बारे में जानकारी मिल गई तो फिर इसकी संरचना कैसी होती है भाई, सबको जानने की ज़रूरत पड़ी। आप कहते चलो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कुछ बना रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, लेकिन क्या बना रहे हो? अपनी कला को प्रदर्शित तो करो। तो सब लोगों ने कहा कि एटम है, एटम है, एटम है, लेकिन लोगों के मन में विचार है कि एटम होता कैसे है, एटम होता कैसे है। समझ में आ रहा है ना? एटम कैसा होता है, एक परिचय देखेंगे। दूसरा इंडेक्स में हम लोग क्या देखेंगे भाई? दूसरा हम लोगों का क्या मिलेगा? बताओ, फटाक से बोल दो। संरचना की अवधारणा, संरचना की, संरचना की अवधारणा। और इसको क्या लिखेंगे भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें संरचना की अवधारणा में सबसे पहला प्रयास किनका था भाई? थॉमसन महोदय का। उन्होंने संरचना के बारे में बताया कि एटम की संरचना कैसी होती है, एक तरबूजे जैसी होती है। फिर रदरफोर्ड आए, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, फिर नील बोर्स आए, कुछ काम किए। समझ में आ रहा है ना? तो संरचना की अवधारणा पर बहुत सारा काम किया गया। क्लियर है? उसके बाद क्या हम लोगों का टॉपिक होगा भाई? तीसरा बताइए, तीसरा बताइए जल्दी से। अपरमाणविक कण, अपरमाणविक कण। तीसरा क्या होगा? अपरमाणविक कण। तीसरा क्या होगा बाबू? अपरमाणविक कण। अब देखो भाई, तीसरा हम लोग क्या करेंगे? थर्ड नंबर, अपरमाणविक कण, या इसी को क्या कहेंगे भाई? अपरमाणविक कण, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? बता दो फटाफट। या उप परमाणविक कण कहते हैं, उप परमाणविक, परमाणविक कण कहते हैं। और उप परमाणविक कण का इंग्लिश क्या हो जाता है भाई? सब्सिडियरी पार्टिकल। और सब्सिडियरी पार्टिकल्स के बारे में आपको बता दिया गया था कि ये 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। सब्सिडियरी पार्टिकल्स कितने प्रकार से बांटे जाते हैं? 3 प्रकार से। किसी एटम में सब्सिडियरी पार्टिकल कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। पहला तो उनका फंडामेंटल गुणों के आधार पर, मौलिक गुणों के आधार पर, ठीक है। दूसरा किसके आधार पर भाई? किसके आधार पर? बताओ बताओ जल्दी बताओ। कणों की उपस्थिति के आधार पर। और तीसरा क्या होता है? द्रव्यमान के आधार पर। तीसरा क्या होता है? द्रव्यमान के आधार पर। तो अब आओ भाई, इनका सबसे पहला जो पार्ट था ए नंबर, ए नंबर पार्ट क्या था? गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर चलोगे बाबू, गुणों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज के आधार पर ई कितना था भाई? फटाक से बता दो। ए 2 था। कौन कौन था? सामान्य कण, सामान्य कण, यानी जिसको नॉर्मल पार्टिकल बोलते हैं, नॉर्मल पार्टिकल बोलते हैं। चलो दूसरा क्या था बाबू मेरे? प्रतिकण था। बी नंबर क्या था? प्रतिकण, यानी पहला हो गया और दूसरा हो गया, पहला और दूसरा। प्रतिकण, प्रतिकण को क्या कहते हैं बाबू? एंटी पार्टिकल कहते हैं, एंटी पार्टिकल्स कहते हैं। नॉर्मल पार्टिकल और
एंटी पार्टिकल। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर नॉर्मल पार्टिकल क्या है और एंटी पार्टिकल क्या है। जैसे नॉर्मल पार्टिकल की बात करें कि एक पार्टिकल हमने लिया इलेक्ट्रॉन, क्या लिया, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल पार्टिकल हो गया। लेकिन इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा भाई, पॉजिट्रॉन होगा ना, पॉजिट्रॉन। इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, पॉजिट्रॉन। उसी तरह से नॉर्मल पार्टिकल हम अगर ले के बात करें प्रोटॉन की, क्या किसकी बात करें, प्रोटॉन की, नॉर्मल पार्टिकल प्रोटॉन, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन हो जाएगा। क्लियर है ना, एंटी प्रोटॉन। कोई दिक्कत। तो इस तरह से पहला सब्सिडरी पार्टिकल का वर्गीकरण किया गया। तो पहला वर्गीकरण क्या हुआ बाबू, गुणों के आधार पे हुआ। गुणों के आधार पर सब्सिडरी पार्टिकल दो प्रकार से हुए, एक सामान्यकरण और दूसरा प्रतिकरण, नॉर्मल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। क्लियर है ना, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो अब इसको लिखोगे, चलो फटाक से वीडियो पॉज करो और लिखो। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब दूसरा देखना मेरे बाबू। दूसरा हम बांट रहे थे उप परमाणुविक कण को। किसको बांट रहे थे भाई, उप परमाणुविक कण, परमाणुविक कण, यानी जिसको सब्सिडरी पार्टिकल बोले थे। क्या बोले थे भाई, सब्सिडियरी पार्टिकल बोले थे। और सब्सिडरी पार्टिकल्स में ए नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया, ए नंबर ख़त्म है, पीछे के पेज पे मिल जाएगा। बी नंबर बता भाई, बी नंबर क्या है, कणों की उपस्थिति के आधार पर, कणों की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, कणों की उपस्थिति के आधार पर। पहला क्या आया भाई, मौलिक कण। इसको सब्सिडरी कहेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। इसका इंग्लिश थोड़ा सा एरर हो गया, सब एटॉमिक लिखना, सब एटॉमिक पार्टिकल लिखना, पार्टिकल्स। क्लियर है ना। चलो पीछे भी शायद एरर हुआ है, क्या सब्सिडरी लिखा गया है ना, सब एटॉमिक लिख लेना, सब एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर है ना। अब देखो, कणों के आधार की उपस्थिति के आधार पर, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंस ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंस ऑफ पार्टिकल। क्लियर है ना बाबू। अब ये कितने प्रकार के थे भाई, फटाफट बता दो। दो प्रकार के। पहला क्या था, मौलिक कण। पहला क्या होता है भाई, मौलिक कण, मौलिक कण। और दूसरा क्या होता है, सहायक कण, सहायक कण। और मौलिक कण को भाई देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। क्लियर है ना। और दूसरा क्या होता है, इसको सब्सिडियरी पार्टिकल कहते हैं, सब्सिडियरी पार्टिकल कहते हैं। क्लियर है। अब चलो, मौलिक कणों की संख्या क्या थी भाई, 3 थी। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संख्या 3। यानी मौलिक कण क्या होते हैं, तो यह किसी तत्व के, यानी किसी तत्व के परमाणु में हमेशा उपस्थित रहते हैं, हर समय मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। लेकिन सहायक कण क्या होते हैं, तो यह समयानुसार कार्य पड़ने पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी कहो कि ये घर के फैमिली मेम्बर हो गए और ये मेहमान हो गए। ये क्या हो गए, मेहमान। शादी पड़ा, आए और फिर चले गए। ये ऐसी फुआ होती है ना, ये ऐसी फुआ होती हैं कि मचकते मचकते तिलक के 15 मिनट पहले आती हैं और तिलकवा ख़त्म होने के तुरंत जस्ट 10 मिनट बाद चली जाती हैं। तो ई मचकने वाली फुआ होती हैं, समझ में आ रहा है ना, खिसियाऊँ फुआ। ठीक, कोनो मतलब नहीं होता है। तो इसमें भाई इनकी संख्या कितनी है, लगभग कितनी इनकी संख्या भाई, लगभग इनकी संख्या 35 है। सब्सिडरी पार्टिकल्स की संख्या कितनी है, 35 है। इसमें क्या क्या आएगा, तो अल्फ़ा पार्टिकल आएगा, गामा पार्टिकल आएगा, मेसॉन आएगा, पाइऑन आएगा, हाइप्रॉन्स आएगा, समझ में आ रहा है ना, कापा पार्टिकल आएगा, मियोन आएगा, बहुत सारे, यानी 35 इनकी संख्या है। क्लियर। आगे बढ़ें। अगला हम लोग सी नंबर पढ़ रहे थे भाई। सी नंबर क्या था बता दो फटाक से। सी नंबर इसी का पार्ट था उप परमाणुविक कणों का। तो द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर
चलोगे बाबू द्रव्यमान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मास या बेस्ड ऑन मास, बेस्ड ऑन मास। अच्छा, मास के आधार पर इनका हमने कितना पार्टिसिपेशन किया था बाबू? 3। पहला क्या था बाबू? हाँ, लेप्टॉन्स। क्या था भाई? लेप्टॉन्स था, ठीक है ना। ये यानी हल्के कणों को लेप्टॉन्स कहा जाता है, हल्के कणों को लेप्टॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेप्टॉन्स कहा जाता है। चलोगे मेरे बाबू, ये बात तो समझ में आ गया आपको। यानी जो लाइट पार्टिकल्स थे, लाइट पार्टिकल्स आर कॉल्ड लेप्टॉन्स, लाइट पार्टिकल्स आर कॉल्ड लेप्टॉन्स। क्लियर है ना? चलो भाई लिखोगे लाइट पार्टिकल्स आर कॉल्ड लेप्टॉन्स। क्लियर है ना? चलोगे मेरे बाबू, दूसरा क्या था टाइप? मेसॉन, MESON, मेसॉन। मेसॉन में आता क्या है कि लेप्टॉन्स से भारी कणों को, लेप्टॉन्स से भारी कणों को क्या कहा जाता है भाई? मेसॉन कहा जाता है। यानी द हैवीएस्ट पार्टिकल कंपेयर टू लेप्टॉन कॉल्ड मेसॉन। और लास्ट वाला क्या आता है भाई? लास्ट वाला क्या आता है? हाइप्रॉन्स, HYPRON, यस, हाइप्रॉन्स। या इसी को क्या लिखा गया था? बैरियॉन्स। इसी को क्या लिखा गया था? बैरियॉन्स। यानी सबसे भारी कणों को क्या कहा गया भाई? बैरियॉन्स कहा जाता है, बैरियॉन्स कहा जाता है। सबसे भारी कणों को क्या कहते हैं भाई? बैरियॉन्स कहते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये पार्टिकल कितने भारी होंगे, कितना इनका वज़न होगा। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो भाई? क्या जानते हो? 9th में पढ़कर आए थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे बबुआ बता दो, 9.11 × 10⁻⁻31 kg, यही ना होता है। अब देख लो भाई कितना भारी है, देख लो कितना भारी है, दिखाई दे रहा है? -31 kg है, -31 kg है। इसका मतलब ये है कि 9.11 में 10 की पावर 31 से भाग देना है मेरे भाई। तो कितना मिलेगा? 9.11 अपन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 30 बार लिखना पड़ेगा, और जो मान मिलेगा वो उतना भार हो गया। यानी यूँ समझो कि एक तरबूजा को लो और उसका 2000 टुकड़ा करो। एक तरबूजा का 2000 टुकड़ा, छोटा सा तरबूजा ले लो या आम का सीजन चल रहा है ले लो, और उसके कितने टुकड़े करो? 2000 टुकड़े, फिर भी उससे कम भारी होगा। ये समझ में आ रहा है ना? यानी इतना सूक्ष्म कण है कि दिखाई नहीं देगा, इसलिए केजी में वजन तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, इतना बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बोलिए। तो ये बातें समझ में आ गई ना कि यानी अब इनका द्रव्यमान आपको समझ में आ गया कि बहुत कम होगा, बहुत। ये नगण्य पार्टिकल है जिसको हम ओपन आई से देख नहीं पाएंगे। एक धूल कण उठाएं नीचे से और देखें, वो भी दिखाई देता है, लेकिन ये हाथ पे आ जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे, पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है ना? बगल में ही होगा लेकिन पता नहीं चलेगा। आगे बढ़े हम लोग। तो इसको पहले लिख लो भाई, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। हो गया बाबू लोग। चलिए अगला क्या टॉपिक्स था भाई? अगला टॉपिक क्या था जल्दी बताइए। अगला टॉपिक क्या था भाई? क्या था? परमाणुविक कण। क्या था भाई? परमाणुविक कण। द्रव्यमान के आधार पर हो गया था लेप्टॉन्स, मेसॉन और हाइप्रॉन्स। उसके बाद परमाणुविक मॉडल था। क्या था भाई? परमाणुविक मॉडल। क्या था? परमाणुविक मॉडल। क्या पढ़ना था हम लोगों को? परमाणुविक मॉडल पढ़ना था, परमाणुविक मॉडल पढ़ना था। चलोगे भाई, परमाणुविक मॉडल को कहते हैं एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं भाई? एटॉमिक मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है भाई? कि परमाणु की संरचना, शेप कैसा होता है, उस शेप को प्रदर्शित किया गया, बताया गया कि परमाणु लंबा होता है, गोल होता है, आयत के जैसा होता है, वर्ग के जैसा होता है, आम के जैसा होता है,
तो किसी ने कहा तरबूजा के जैसा होता है। समझ में आ रहा है ना? यानी सब लोग अपने अपने हिसाब से परमाणु की संरचना को दुनिया के सामने रखने का प्रयास किए कि परमाणु कैसा होता है। इसीलिए इसका परमाणुिक मॉडल बना। और सबसे पहला प्रयास इसमें कौन किया बाबू? जे थॉमसन महोदय ने सबसे पहला प्रयास किसके किया? तो थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ना है। थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ना है, परमाणु मॉडल पढ़ना है। क्लियर है ना? चलोगे? मॉडल पढ़ना है, यानी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल्स। थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है भाई? दूसरा प्रयास इसमें रदरफोर्ड भाई किए। कौन किया भाई? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। ठीक है। तीसरा प्रयास इसमें कौन किया भाई? नील बोर ने। क्या किया भाई? नील्स बोर ने का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। चलिए, नील्स बोर, NEILES, नील्स BORS, नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है ना? चलो, अब इसके बाद जो परमाणु का मॉडल आया, उस परमाणु के मॉडल को क्या कहते हैं? परमाणु का यांत्रिक मॉडल कहते हैं। परमाणु का यांत्रिक मॉडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? परमाणु का यांत्रिक मॉडल, परमाणु का यांत्रिक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई लोग? परमाणु का यांत्रिक मॉडल आता है। भाई मॉडल बार बार गलत हो रहा है यार, कोई तो लोचा है दया। चलो, परमाणु का यांत्रिक मॉडल, मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, ये आया। अब मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में सबसे पहले डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ना है, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण पढ़ना है, उसके बाद से क्या पढ़ना है भाई? क्वांटम नंबर्स पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अब एटम को पूरा संपूर्ण जानकारी एटम के बारे में दे देती हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारे प्रयास फ्लॉप भी रहे, सफल नहीं हुए, लेकिन नाम को पढ़ना तो है। अगला हम लोगों का टॉपिक इसके बाद क्या आता है भाई? देखो क्या क्या अभी हम लोग पढ़ लिए। अभी हम लोग परमाणु संरचना में सबसे पहला इंडेक्स देखे, इंट्रोडक्शन, और दूसरा देखे परमाणु की संरचना, तीसरा अपरमाणुविक कण, और चौथा हम लोगों का क्या आया भाई? चौथा क्या आया? चौथा आ गया परमाणुविक मॉडल। पांचवा हम लोगों का इंडेक्स क्या होगा मेरे बाबू? बता दीजिए। पांचवा इंडेक्स, 5 नंबर इंडेक्स, जल्दी से बताइए। 5 नंबर इंडेक्स क्या होगा? परमाणु संरचना, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। अब इसी बीच में हमको क्या मिल जाएगा? परमाणु संख्या। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद ही मिल जाएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, तथा इसी बीच में मिलेगा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं? A से। परमाणु संख्या क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का योगफल होता है, यानी किसी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। यानी परमाणु संख्या Z बराबर N+P कर लो। Z बराबर क्या कर लो? N+P, और N+P का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और P का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कर लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन, NEU। चलोगे भाई, न्यूट्रॉन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब हो गया प्रोटॉन की संख्या। समझ में आ रहा है ना? चलो साफ साफ लिख देते हैं भाई, प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, चलो ये हो गया। अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है भाई? मास नंबर। ये क्या होता है बता दो? नहीं जानते? चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। जब टॉपिक पढ़ना तो जान ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जानते हो तो कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत? चलो, छठा नंबर क्या है भाई? छठा नंबर बताओ। छठा नंबर टॉपिक्स क्या है भाई? बोल नहीं रहे हो आप लोग, टॉपिक्स नहीं बोल रहे हो। समस्थानिक, संभारिक,
अब देखो समस्थानिक पढ़ना है और क्या पढ़ना है, समभारिक पढ़ना है। समस्थानिक और समभारिक पढ़ना है। तो देखो पढ़ोगे समस्थानिक, समस्थानिक, उसके बाद से क्या पढ़ोगे, समभारिक, समभारिक पढ़ोगे। समस्थानिक को क्या कहोगे, आइसोटॉप्स कहोगे। समभारिक को क्या कहोगे, आइसोबार कहोगे। उसके बाद से क्या पढ़ोगे, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ोगे, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ोगे। और उसके बाद से सम न्यूट्रॉनिक को आइसो न्यूट्रॉनिक कहोगे, आइसो न्यूट्रॉनिक कहोगे। और फिर पढ़ोगे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे। और उसके बाद से पहला हो गया, इसमें दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा क्या पढ़ोगे भाई, आइसो डायाफर्स। इसी में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आइसो डायाफर, डायाफर्स। क्लियर है ना, डायाफर्स। इंग्लिश में क्या कहोगे, आइसो डायाफर्स। क्लियर है ना, चलोगे। तो अब ये हो गए छोटे छोटे कुछ मौलिक गुण हो गए एटम्स का, कि आइसोटॉप्स क्या होता है। तो जिसमें आइसोटॉप्स का मतलब परमाणु संख्या समान होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए, आइसोटॉप्स होगा। आइसोबार क्या होता है, तो जिसमें द्रव्यमान भिन्न भिन्न होना चाहिए, परमाणु संख्या अलग अलग होना चाहिए। पहले की बात करें समस्थानिक की, तो ए नंबर में देखोगे समस्थानिक, समस्थानिक। और समस्थानिक में कहता है क्या है कि यानी जेड बराबर होता है, जेड इक्वल होता है, इक्वल होता है, यानी जितने भी आप एटम लोगे सबका जेड इक्वल होते हैं। लेकिन ए क्या होता है, डिफरेंट होता है, ए डिफरेंट होता है। क्लियर है ना। और आइसो बार की बात करें हम, संभारिक की आइसो बार की बात करें, तो इसमें क्या होगा, जेड डिफरेंट होगा, जेड डिफरेंट होगा और ए इक्वल होगा, ए इक्वल होगा। अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो एक पढ़ लेंगे। अगला हम लोगों का 7वां नंबर जो इंडेक्स आएगा उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अतः आप वीडियो पॉज करो और लिख लो। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और लिखो। चलो बाबू, हो गया इतना। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष और नील बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। नील बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगला क्या पढ़ना हम लोगों को, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। इंडेक्स नंबर 7 नंबर पॉइंट क्या होगा हम लोगों के, बोर के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष, परमाणु मॉडल के दोष कर लो, का दोष नहीं, थोड़ा इज्जत दे दो उनको, के दोष, आई एम सॉरी ठीक है ना। लिमिटेशन कह लो, डिफेक्ट तो कहने की क्षमता नहीं होगी, दोस्त तो नहीं, लिमिटेशन कर लेंगे कि क्या लिमिटेशन थे। समझ में आ रहा ना, बहुत मेहनत किए थे बेचारे जो भी हो। चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है ना। दूसरा 8 नंबर क्या होगा भाई, बोर के परमाणु मॉडल की, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, विकास की पृष्ठभूमि। चलोगे बाबू, यानी बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है ना। यानी इसको इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, कंसेप्ट्स। चलोगे भाई, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल इधर दिख रहा है ना। चलो 9 नंबर हम लोगों का क्या होगा भाई,
विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्लियर है ना? रेडिएशंस। चलोगे बाबू, अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने होंगे। यानी जब हम क्या करेंगे ना, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति देखेंगे तो इसमें किसी तरंग का आयाम देखेंगे, एम्पलीट्यूड जिसको कहा जाता है, तरंग संख्या देखेंगे जिसको वेव नंबर बोला जाता है, आवृत्ति देखेंगे जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, उसके बाद आवर्तकाल देखेंगे जिसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने होंगे। क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना होगा? तो हम इसमें पॉइंट बनाते हैं। ए, सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? आयाम पढ़ना होगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हो बाबू? एम्पलीट्यूड कहते हो, एम्पलीट्यूड कहते हो। बी नंबर क्या पढ़ना होगा तुमको? आवृत्ति पढ़ना होगा। आवृत्ति को क्या कहते हो भाई? फ्रीक्वेंसी कहते हो, फ्रीक्वेंसी कहते हो। उसके बाद क्या पढ़ना होगा? तरंग संख्या पढ़ना होगा, तरंग संख्या जिसको क्या कहते हो? वेव नंबर कहते हो, वेव नंबर कहते हो। अगला क्या पढ़ना होगा? तरंग धैर्य पढ़ना होगा, तरंग धैर्य पढ़ना होगा जिसको वेवलेंथ कहते हो, वेव लेंथ कहते हो। क्लियर है ना? और किससे डिनोट करते हो? लैम्डा से। इसको क्या पढ़ते हो? लैम्डा। क्लियर है ना? उसके बाद से ई नंबर पढ़ते हो आवर्तकाल। क्या पढ़ते हो? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। क्या पढ़ते हो भाई? टाइम पीरियड पढ़ते हो। क्लियर है ना? टाइम पीरियड पढ़ते हो। यानी ये 5 पॉइंट्स हमें इसके अंतर्गत पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोगों का आता है विद्युत चुंबकीय विकिरण का कणीय प्रकृति। अभी कौन सा प्रकृति देखे? तरंग प्रकृति। अब हमें कौन सा प्रकृति देखना है? कणीय प्रकृति। और कणों जैसा व्यवहार, कण जैसा व्यवहार, यानी किसी भी पार्टिकल में दो, यानी डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, इसमें ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब कि वो तरंग जैसा व्यवहार करता है और कण जैसा भी व्यवहार करता है। तो अब इसी तरह से हमको अगला 9 नंबर हमको क्या पढ़ना है भाई? 9 नंबर पढ़ना है, 10 नंबर पढ़ना है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति। कौन प्रकृति बाबू? कणीय प्रकृति। यानी पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना है। अब इसमें पार्टिकल नेचर में किसका किसका सिद्धांत आ जाएगा भाई? तो सबसे पहले आप लिखोगे प्लैंक का सिद्धांत, बोर के परमाणु मॉडल का दोष, बोर के परमाणु मॉडल का दोष। तो 11 नंबर सबसे पहले लिखोगे प्लैंक का सिद्धांत पढ़ोगे। क्लियर है ना? सिद्धांत यानी मैक्स प्लैंक्स थ्योरी, यानी प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स प्रिंसिपल कर लोगे, प्लैंक्स प्रिंसिपल कर लोगे, प्रिंसिपल। क्लियर है ना? उसके बाद से 12 नंबर में क्या पढ़ोगे? तो बोर महोदय ने जो परमाणु मॉडल दिया था, बोर के परमाणु मॉडल का दोष, परमाणु मॉडल के दोष यानी सीमाएं, दोष यानी सीमाएं, यानी लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे। क्लियर है ना? चलो इतना बात होगा। 12 नंबर। 13 नंबर क्या टॉपिक आएगा भाई? जल्दी बता दो। यानी क्या पढ़ना है? विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैती व्यवहार। अभी हमने बताया सबसे पहले कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों का तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति। तो यानी इसके पास कैसा बिहेवियर आ गया?
ड्यूअल बिहेवियर आ गया, द्वैती प्रकृति आ गया। एक तो कण जैसा भी है और दूसरा तरंग जैसा भी है। तो फिर क्या लिखेंगे 13 नंबर में कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों का, चलोगे बाबू देखोगे, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का कौन प्रकृति भाई? द्वैती प्रकृति। द्वैती प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है ना? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, ये 13 नंबर टॉपिक हो गया। 14, 15, 16 बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। क्या क्या पढ़ना है, सारी बातें जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक मेरा छूट रहा है, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ लिया। तो पहले वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, फटाक से लिख लो। चलो लिख लो जल्दी से। हो गया? आगे बढ़े हम लोग। चलो अब 13 नंबर क्या है? 14 नंबर टॉपिक बता दो फटाक से। जल्दी से। परमाणुविक स्पेक्ट्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना हम लोगों को? परमाणुविक स्पेक्ट्रम। इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा। परमाणुविक स्पेक्ट्रम में क्या आएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग परमाणुवीय रेखीय श्रेणी पढ़ेंगे, जिसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, हम्फ्री सीरीज, फुंड सीरीज। समझ में आ रहा है? इन सीरीज के बारे में जानकारी लेंगे। इन्होंने लाइंस के बारे में कुछ जानकारी दी थी। स्पेक्ट्रम से प्राप्त, यानी किसी स्पेक्ट्रम से प्राप्त रेखाओं की जो श्रेणियाँ थी, उन श्रेणियों के बारे में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ठीक है, फुंड सीरीज, ये सीरीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे? परमाणुविक स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? परमाणुविक स्पेक्ट्रम। तो 14 नंबर टॉपिक होगा परमाणुविक स्पेक्ट्रम। परमाणुविक स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे भाई? स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में मुख्य रूप से हमें क्या जानना होगा भाई? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या जानना होगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जानना होगा। क्या जानना होगा बाबू लोग? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जानना होगा। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जानना होगा। क्लियर है ना? चलोगे बाबू, अगला हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? फटाफट बता दो। 15 नंबर टॉपिक में क्या पढ़ना होगा? द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्रव्य की द्वैती प्रकृति, यानी कोई पदार्थ है तो वह उसमें कौन सा प्रकृति है? तो ड्यूअल नेचर का है। यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और इस कंसेप्ट को किसने दिया था? तो कंसेप्ट को किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। कौन दिया था भाई? डी ब्रोगली। यानी डी ब्रोगली ने दिया था। कौन दिया था भाई? डी ब्रोगली ने दिया था। क्लियर है ना? चलोगे मेरे बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर टॉपिक क्या आता है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अब अगला पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी देखोगे मेरे बाबू, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन। हाइजेनबर्ग, हाइड्रोजन है रे बबुआ, हाइड्रोजन दिख रहा तुमको? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद से इसी में श्रोडिंजर का तरंग सिद्धांत भी पढ़ लेंगे, या श्रोडिंजर का तरंग समीकरण, यानी वेव इक्वेशन ऑफ श्रोडिंजर, इसी में पढ़ना है। 17 नंबर टॉपिक में श्रोडिंजर का
तरंग समीकरण, तरंग समीकरण यानी क्या लिखेंगे, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। 18 नंबर क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, परमाणु का क्वांटम यांत्रिक मॉडल। इसमें क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या। अगला क्या आएगा भाई, क्वांटम संख्या। 18 नंबर आएगा क्वांटम संख्या, क्या आएगा, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए कलर चेंज कर रहे हैं। क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, और इसको कहते हैं क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और एक क्वांटम नंबर कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। कितने क्वांटम नंबर होते हैं, 4। पहला होता है एस्पिन क्वांटम नंबर, एस्पिन क्वांटम नंबर, क्लियर है ना। और एस्पिन क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं बाबू, चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। उसके बाद दूसरा क्या होता है मेरे बाबू, स्पिन क्वांटम नंबर। दूसरा होता है भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम तो QN लिख दें, कोई दिक्कत है, शॉर्ट हो जाएगा, QN क्वांटम नंबर। इसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, क्लियर है ना। और तीसरा क्या होता है भाई, एज़ीमुथल क्वांटम संख्या। और फिर लास्ट वाला क्या होता है, क्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। तो एज़ीमुथल, एजू तो हम उल्टा लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमको क्या लिखना चाहिए था, प्रिंसिपल, दूसरा एज़ीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा एस्पिन, क्लियर है ना। अच्छा एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एस्पिन को सबसे लास्ट में लेकर चलते हैं। एस्पिन को कहाँ लेकर चलते हैं, सबसे लास्ट में लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला है। यहाँ आ गया ना, चलो एस्पिन क्वांटम नंबर। पहला क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी क्या होता है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। और दूसरा क्या होता है भाई, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको तीसरे पर ला के रख देते हैं, कौन से पे भाई, तीसरे पे। और दूसरा क्या होता है भाई, एज़ीमुथल, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, यानी 4 क्वांटम नंबर हो गए। क्वांटम नंबर कितने हुए भाई, 4। और इन्हीं 4 क्वांटम नंबर में हमें क्या पढ़ लेना है, तो अब परमाणु की संरचना के लिए बहुत सारे लोगों ने उनके ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी दिया। परमाणु संरचना जब हो गया तो ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी दिए। और ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी में क्या क्या आया, तो सबसे पहले हुंड का नियम आया, उसके बाद से अबाउ का प्रिंसिपल आया, क्लियर है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, क्लियर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बाबू, ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, ऑर्बिटल यानी कक्षक। क्या होता है भाई, कक्षक, या इसी को कुछ लोग ऑर्बिट भी, ऑर्बिट को क्या कहते हैं, कक्षा। ऑर्बिट को क्या कहते हैं, कक्षा, क्लियर है ना। अब इसमें कुछ लोगों के प्रिंसिपल होंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्लियर है ना। और इसमें फिर हमको पढ़ना है शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, क्लियर है ना। और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात अगर हम करें तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में देखोगे कि सबसे पहले एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल आते हैं। ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे भाई, तो सब ऑर्बिटल्स को हम लोग किस में बांट दिए, एस, पी, डी और एफ में। इसका शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल, तो इसका शेप होता है यानी एस्फेरिकल। कैसा होता है भाई, एस्फेरिकल शेप होता है, एस्फेरिकल शेप होता है। इसका कैसा शेप होता है भाई, तो देखोगे इसका डम्बेल होता है। कैसा होता है,
डम्बेल, DUMBEL। और स्फेरिकल का शेप ऐसे बनता है, स्फेरिकल शेप ऐसे बनता है। डम्बल का शेप कैसे बनता है, ऐसे बनता है। और इसका होता है डबल डम्बेल। क्या होता है भाई, डबल डम्बेल। क्या होता है, डबल डम्बेल होता है। क्लियर है ना। और डबल डम्बेल का शेप कैसे बनता है, ऐसे बनता है। क्लियर है ना। डबल डम्बेल का शेप ऐसे बनता है। और इसका शेप कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो बोर्ड पे बना पाना संभव नहीं होता है। इसका शेप कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स शेप हो जाता है। क्लियर है ना। इन सब की जानकारी हम लोग पूरे इंटायर सिलेबस में एक्सप्लेनेशन के साथ लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। चलिए बाबू लोग, आप भी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई, इसका इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा कि परमाणु संरचना में इंडेक्स क्या क्या पढ़ना है। पूरे इस इंटायर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है भाई, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि परमाणु संरचना की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, क्यों ज़रूरी पड़ी कि क्या होता है परमाणु संरचना। क्लियर है ना। अगला, इसका परमाणुिक संरचना के अवधारणा का विकास किन किन लोगों ने किया, विकास की पृष्ठभूमि कैसे रखी गई। तो कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट हुआ, एनोड किरण एक्सपेरिमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन का खोज हुआ, न्यूट्रॉन का खोज हुआ। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद उप परमाणुविक कण आ गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावे भी कोई कण होते हैं क्या, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया, प्रोटॉन को तोड़ा गया। समझ में आ रहा है ना। तो फिर इनके नॉर्मल पार्टिकल्स आए, एंटी पार्टिकल्स आए। क्लियर है। तो नॉर्मल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आ गए। उसके बाद क्या हुआ भाई, बता दो। आगे बढ़े हम लोग, तो उप परमाणुविक कणों यानी उप परमाणुविक कणों में उपस्थिति के आधार पर मौलिक कण हो गया, सब्सिडरी पार्टिकल हो गया। क्लियर है ना। मौलिक कण यानी फैमिली मेंबर हो गया, परमाणु में हमेशा उपस्थित रहेगा। और ये मेहमान हो गया, ये क्या हो गया, आएगा और जाएगा, आओ सनम और जाओ सनम, इसकी हालत रहेगी। अब तो समझ में आ रहा है ना। अगला देखो, बेस्ड ऑन मास यानी द्रव्यमान के आधार पर लेप्टॉन्स, मेसॉन और हाइप्रॉन्स। क्लियर है ना। हल्के कणों को क्या कहा गया, लेप्टॉन्स कहा गया। लेप्टॉन से भारी कणों को क्या कहा गया, मेसॉन कहा गया। और सबसे भारी कणों को क्या कहा गया, हाइप्रॉन्स। क्लियर है ना। द्रव्यमान इसका कितना होगा, तो मैंने अभी समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं, तो परमाणुविक मॉडल में 3-4 लोगों ने अपना प्रयास दिया कि इसके मॉडल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले टॉमसन बाबा है, ये तरबूजा की तरफ परमाणु को बताया। नील रदरफोर्ड ने परमाणु के मॉडल को गोलाकार बताया। उसके लिए इन्होंने स्वर्णपत्री प्रयोग भी करा, स्वर्णपत्री प्रयोग। क्लियर है। उसके बाद से नील बोर का परमाणु मॉडल आया, सबसे सफल रहा नील बोर का परमाणु मॉडल। उसके बाद परमाणु का यांत्रिक मॉडल आया। नील बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियों को दूर करने के लिए ही यांत्रिक मॉडल को दिया गया, रिजेक्ट नहीं किया गया। नील बोर के परमाणु मॉडल को रिजेक्ट नहीं किया गया, उसको और बेहतर से मॉडिफाई कर दिया गया। जैसे घर बना रहे हो तो पहले सीमेंट से सीमेंटेड करवाते हो, अब मन जब भर जाता है सीमेंट देखते देखते, पेंट देखते देखते, तो करते क्या, उस सीमेंट को हथौड़ी छीनी से कटवा देते हो और वहाँ टाइल्स चिपका देते हो। क्या चिपका देते हो, टाइल्स चिपका देते हो। या फर्श पर क्या करते हो, मार्बल चिपका देते हो। तो सबसे पहले सीमेंट लगाते हो, यानी मॉडिफाइड किया गया, मॉडिफाई किया गया। अब तो समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से परमाणु संख्या पढ़ना है, द्रव्यमान संख्या पढ़ना है। उसके बाद से समस्थानिक, संभारिक, विभिन्न प्रकार के कणों के बारे में जानना है। समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसोडायफर्स क्या होते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। आगे बढ़ते हैं, तो फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष यानी इनका लिमिटेशन क्या था, कहाँ तक इनका परमाणु मॉडल सफल रहा, उसके बाद कहाँ कहाँ विफल होने लगा, फ्लॉप होने लगा। तो सबसे पहला इन्होंने अपने परमाणु मॉडल को सोलर सिस्टम से तुलना किया था। किससे तुलना किया था, सोलर सिस्टम से, कि परमाणु मॉडल सौर सिस्टम की तरह गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है, पहला गलती कर बैठे, पहला गलती कर बैठे। इसी आधार पर हमारे गायकार लोग गाना गा दिए, दिल गलती कर बैठा है। तो इनको भी आभास हुआ कि दिल गलती कर बैठा है, लेकिन बाद में अब करते क्या,
गलती तो हो गई थी। बोर का परमाणु मॉडल के विकास के पृष्ठभूमि, उसके बाद विद्युत चुंबकीय विकिरणों तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति में आयाम, आवृत्ति, तरंग, तरंग दैर्घ्य, आवर्त काल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर कणीय प्रकृति, कणीय प्रकृति के बाद प्लांक का सिद्धांत, बोर के मॉडल का दोष और विद्युत चुंबकीय विकिरणों का द्वैती प्रकृति, ड्यूअल नेचर। क्लियर है ना। और ड्यूअल नेचर से डी ब्रोगली का प्रिंसिपल आएगा। किसका प्रिंसिपल आएगा भाई? परमाणुविक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और द्रव्य की द्वैती प्रकृति में डी ब्रोगली ने दिया था। और उसके बाद हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंजर का तरंग समीकरण, और उसके बाद क्वांटम संख्या में प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमें जानकारी लेना है। उसके बाद क्या करना है बाबू लोग? लास्ट में देखेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में जानना है। ऑर्बिटल्स के लिए उनका शेप जानना है। तो ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस से एस का फुल फॉर्म होता है शार्प होता है, एस एच ए आर पी होता है, पी का प्रिंसिपल होता है, ये सब बताया जाएगा। ठीक है। डी का डिफ्यूज होता है और एफ का फंडामेंटल होता है। ये सब कुछ बताया जाएगा। इनका शेप कैसा होता है? तो एस ऑर्बिटल का शेप गोलाकार होता है, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है, डमरू के तरह डमरू बजाते रहो। क्लियर है ना। और डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल होता है। कैसा होता है? डबल डम्बल। एगो डमरू बन गया, फिर उसी पर डमरू बना दो, मेहंदी का फूल, मेहंदी का फूल। और एफ ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी चर्चा बोर्ड पे बना पाना संभव नहीं है। उसके बाद से आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हुंड का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अबाउ का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। क्लियर है ना। बहुत सारे प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए चंदन सर के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।